हेलो बच्चों, आज हमारा ये अगला वीडियो सॉल्यूशन का बन रहा है। इसमें हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करना है। ये सॉल्यूशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और इससे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन ज़रूर कवर होते हैं बोर्ड में। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और ये सब भी हम गाइड आपको करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड नॉट इट्स नेचर और मोलर मास आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती हैं, उस सॉल्यूट के नेचर पर, साइज पर, मास पर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। इसको डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज़ का भी नाम देते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब आप सबको पता है, जहाँ पर नंबर की वैल्यू होती है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इसलिए इंडिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर किसी को वोट कास्ट करेगा तो वैल्यू 1 काउंट होगी। अगर कोई अनलिटरेट पर्सन भी किसी को वोट कास्ट करेगा तो वैल्यू 1 आएगी। मतलब क्या है? 1 काउंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई हाई अथॉरिटी का पर्सन है और किसी को वोट कास्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, या कोई अलिटरेट है उसकी वैल्यू 1 से बिलो आएगी। ऐसा कुछ नहीं, सबकी वैल्यू 1 है, क्योंकि नंबर पर डिपेंड करता है। जो यहाँ पर ज़्यादा वोट जिसको मिल जाते हैं वो विनर हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब सिंपली क्या है, ये सोल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नंबर पर डिपेंड करेंगी, उनके नेचर पर या उनके मोलर मास पर या उनके साइज पर डिपेंड नहीं करेंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूँगा मैं। मान लिया जाए कि एक हमने यहाँ सोल्यूशन बना रखा है। मान लो कि वाटर लिया है और वाटर 1 लीटर मैंने ले रखा है और इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, 1 मोल शुगर मिक्स कर देता हूँ। 1 मोल शुगर का मतलब आप सबको पता है कि 6.022 10⁻23। ये नंबर स्पेशली शुगर का है। एक दूसरा सोल्यूशन अगर हम यहीं पर प्रिपेयर करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर मैंने वाटर लिया है 1 लीटर और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 1 मोल NaCl मिक्स कर देते हैं। 1 मोल NaCl मिक्स करने का मतलब क्या है, 6.022 10⁻23। अब देखा जाए दोनों सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है। फर्स्ट वाले में हमने 1 मोल शुगर मिक्स किया है। 1 मोल शुगर का मतलब 1 मोल कोई कंटेंट अगर अवेलेबल होता है, सबको पता है किसकी वैल्यू अवोगाड्रो नंबर की इक्वल आती है 6.022 10⁻23, ये नंबर आएगा। 1 मोल हमने NaCl डाला है तो भी 6.022 10⁻23 वैल्यू आएगी। लेकिन आप सबको पता है कि NaCl एक आयनिक प्रोडक्ट है और यह 100% वाटर में जाकर के ब्रेक हो जाएगा कैटायन और एनायन में, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में। तो जो टोटल नंबर की वैल्यू आएगी आप सबको पता है 2 × 6.022 10⁻23 आ जाएगी। मतलब ये नंबर देखा जाए सोल्यूशन में क्रिएट हो जाएगा। 1 मोल NaCl डाला आपने जरूर है, लेकिन Na प्लस और Cl माइनस, 1 मोल यानी 1 NaCl 1 Na प्लस और 1 Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। 100% NaCl वाटर में जाकर के कैटायन एनायन बना देगा, तो जो 1 मोल की वैल्यू है ये 2 मोल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या होगा कि जो 4 की 4 प्रॉपर्टीज हमारे सामने हैं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, अभी हम इनको 1 करके डिस्कस भी करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो चारों प्रॉपर्टी हैं, 1 मोल शुगर जिस 1 लीटर सोल्यूशन में वाटर में डिजोल्व किया गया, यहाँ पर अलग रिजल्ट आएगा और इस वाले केस में अलग रिजल्ट आएगा। क्यों ऐसा हुआ? 1 मोल आपने मिक्स तो किया है, लेकिन यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पर डिसोसिएशन हो गया, आयंस अलग हो गए, यानी आयनाइज हो गए, इसलिए नंबर इसके रिस्पेक्ट में डबल आ गया। तो हमने इनिशियली दोनों में सेम नंबर लिया, लेकिन ये 4 की 4 प्रॉपर्टी जो कि नंबर पर डिपेंड करती हैं, यहाँ पर अलग रिजल्ट देंगी और इसमें अलग रिजल्ट आएगा। इसलिए आप लोगों को इसका ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड नॉट इट्स नेचर, इट्स साइज, इट्स मोलर मास, इस पर डिपेंड नहीं करेंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम देते हो। तो इस मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा।
जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उससे अलग वैल्यू यहाँ पर आएगी, क्योंकि दोनों में नंबर अलग अलग हो गए। इनिशियली हमने लिया सेम था, लेकिन वहाँ पर डिसोसिएशन का रिजल्ट ये है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रिजल्ट दोनों में अलग अलग आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिजल्ट अलग अलग आएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर का रिजल्ट सब में अलग अलग आएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्पेशली होती क्या है। अब हम इसमें एक एक करके प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और आप लोग इसको अच्छे से समझना, बिल्कुल इजी गोइंग। और इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जैसे सैल्यूट का मोलर मास और इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि आसानी से कैलकुलेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी का डिस्कशन में करूँगा। आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले जरा इसको देखा जाए ये है क्या चीज़, क्योंकि वेपर प्रेशर मैंने पहले बोल रखा था इस चैप्टर में वेपर प्रेशर का रोल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करूंगा मैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा डिस्कस होगा, आप लोग अच्छे से समझना। इसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये देखा जाए हमारे सामने के रिजल्ट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी कंसीडर होगी। सबसे पहले देखा जाए, आप सबको पता है कि ये हमारा सॉल्वेंट है, और आपको पता है कि सॉल्वेंट में सरफेस पर अभी केवल टोटल सॉल्वेंट पार्टिकल ही हैं। सॉल्यूट तो आपने इसमें डाला नहीं, सोल्यूशन बना नहीं है, तो 100% सरफेस पर सॉल्वेंट पार्टिकल अवेलेबल है। आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया, वेपर बनेंगी, एटमॉस्फेयर मिक्स नहीं हो पाएंगी, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगी। जिस समय पता है जितने नंबर में लिक्विड वेपर बनेगा उतने नंबर में हमारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमारे सामने वैल्यू आएगी, अगर हम एक कंपोनेंट ए को लेके चलें तो ये हमारा P0A होगा। जैसा कि राउट्स लाइन सब में डिस्कशन है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो हमारे कंपोनेंट ए का यहाँ पर वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ है, अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी, जैसा कि आपको देखने से लग रहा है। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है इस वाले केस में। अब इसके आगे देखा जाए, इसी में हम क्या करेंगे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको सबको पता है कि ऐसे सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, वेपर में कन्वर्ट होने का बिहेवियर इनका बहुत जीरो है, तो उनको हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर देखा जाए अब क्या बन जाएगा, हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर देखा जाए अब ये तो बन गया सोल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने से सरफेस पर सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ साथ सॉल्यूट पार्टिकल भी हैं। सॉल्यूट को मैं देखो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के हिसाब से। यहाँ पर कंटेनर को मैंने क्लोज कर दिया। आपको सबको पता है कि अब जो वेपर बनने का बिहेवियर रहेगा, चूंकि सरफेस पर यहाँ पूरा का पूरा सॉल्वेंट पार्टिकल थे इसलिए सॉल्वेंट के वेपर क्रिएट हुए। अब यहाँ पर सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेंट के पार्टिकल का नंबर सरफेस पे कम हो गया, सॉल्यूट वेपर में कन्वर्ट होंगे नहीं क्योंकि नॉन वोलेटाइल हैं। इसलिए रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर जो वेपर बनेंगी वो सॉल्वेंट की तो होंगी, लेकिन इसको हम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कहेंगे, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मान के चलेंगे। और इस वेपर प्रेशर को हम PS का नाम दे देंगे, ध्यान रखना PS, S फॉर सोल्यूशन, और P0A एक कंपोनेंट के बेसिस पर मैंने ले रखा है। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये हमारे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो आपको देखने से लग रहा है कि सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया, सोल्यूशन बना है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। इसी को हम नाम देते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान रखना, इसी को नाम देंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम डेल्टा P से डिनोट कर सकते हैं। अब देखा जाए ये वैल्यू P0A की वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो कितना डिक्रीज हुआ, P0A माइनस PS। इतनी वैल्यू देखा जाए हमारी कम हुई है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। जैसा कि आपको सबको पता है कि और ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर डाल दो और सरफेस पे सॉल्यूट आ जाएंगे और वेपर यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, वेपर का प्रेशर और कम हो जाएगा। तो ये जो लोअरिंग है ये और वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन चूंकि टेम्परेचर जो है हमारा, टेम्परेचर हमने चेंज किया नहीं है, वो कांस्टेंट है, तो जो P0A की वैल्यू है सॉल्वेंट का पता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट रिजल्ट आएगा, इसलिए ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। अगर हम इसी में देखा जाए ये जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग P0A माइनस P जो लोअरिंग हुई है P के हमने PS मान लिया स्पेशली, इसी को अगर हम रिलेट कर लेते हैं P0A से तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग बन जाता है। यहाँ पर देखा जाए ये रिलेटिव लोअरिंग
इन वेपर प्रेशर देखो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब आपको ध्यान से देखना है, इसमें देखा जाए जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, मतलब ये जो वैल्यू है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये कॉलिगेटिव नहीं है, कॉलिगेटिव हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये कॉलिगेटिव है। तो क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? देखा जाए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हमें डिस्कशन करना था। यहाँ पर देखा जाए हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पूरी तरह से सरफेस पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की वेपर बनेगी। टेम्परेचर अगर आप चेंज नहीं करोगे तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ये पी नॉट ए बनेगा, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे सामने बनेगी। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे, सरफेस पे सॉल्यूट पार्टिकल भी आ जाएंगे, सरफेस पे सॉल्यूट पार्टिकल आएंगे तो यहाँ पर वेपर कम क्रिएट होंगे। ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, कितना डिक्रीज हुआ है, डेल्टा पी पी नॉट ए माइनस पी एस। लेकिन अगर हम इसको पी नॉट ए के रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं तो ये हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। और यहाँ पर देखा जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ स्पेशली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब थोड़ा सा यहीं पर देखा जाए हमारा डिस्कशन स्पेशली इस पॉइंट पर आगे भी होगा, थोड़ा सा हम लोग इसकी बात और करते हैं। दूसरे नंबर पे देखा जाए कभी कभी एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है हम लोगों के सामने, ये जो है कभी आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपको प्रूव करना है, तब क्या करोगे? तब बड़े आसानी से आप लोग एक सिंपल तरीका अप्लाई करोगे। देखा जाए जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, यहाँ पर देखा जाए अभी हम लोगों ने क्या लिया था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए लिया था, ये इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होती है। ध्यान रखना जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए डिस्कशन किया था, तो वहां पर देखो यही रिजल्ट हमारे सामने आया था। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि मोल का फ्रैक्शन, मोल का पार्ट, और मोल क्या है? एक नंबर है। और कोई भी प्रॉपर्टी जो नंबर से डिसाइड होगी, नंबर पर डिपेंड रहेगी, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपके सामने अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कभी एक नंबर का, आधा नंबर का, कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नंबर से उसको रिलेट करना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास की तरफ चलेंगे, जिस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखा जाए डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पर देखा जाए ये भी हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग को मिलते हैं, करने होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमारे सामने देखा जाए अभी हमारे सामने क्या सिचुएशन बनी है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। ये पी नॉट ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, पी एस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और पी नॉट ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर हम यहाँ पर ये देखें स्पेशली, जैसा कि आपको सबको पता है कि जो एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट है, ये देखा जाए एन बी अपान एन बी प्लस एन ए। अगर हम इसको बी को सॉल्यूट मान लें, ए को सॉल्वेंट मान लें, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पर जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए। क्यों? अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल बहुत कम होगा और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अगर देखा जाए तो हम एन बी वाले केस को यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं। तो एन बी अपान एन ए हमारा देखो ये रेशियो बन जाएगा, क्योंकि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है जितने भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं सब डाइल्यूट सॉल्यूशन पर वर्क करती हैं, कंसंट्रेट पर वर्क नहीं करती।
इसलिए हम यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन कंसिडर कर लेंगे। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए बन जाएगा, क्योंकि इस एन बी को हम निगलेक्ट कर सकते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो हमारे सामने देखा जाए रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू देखिए एन बी अपॉन एन ए, ये हमारा रिलेशन मिल जाएगा। अब हम इसी को क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ध्यान रखना आप लोग, इक्वल टू ये तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो मास अपॉन मोलर मास ये बनेगा। तो इसमें देखिए हम स्मॉल डब्ल्यू लेते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का निकल जाएगा, और अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल से कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए कैपिटल डब्ल्यू और ई ले लेते हैं अपॉन कैपिटल एम ये ले लेते हैं, मास अपॉन मोलर मास ये कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे सामने जो रिलेशन बन जाएगा ये पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू देखिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर लेंगे, तो हमारा देखिए एम ए चला जाएगा ऊपर और डब्ल्यू ए चला जाएगा नीचे। ये हमारा एक मोलर मास कैलकुलेट करने का रिलेशन बन जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बेसिस पर। इस बेसिस पर हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, और अपने को न्यूमेरिकल इस बेसिस पर करने की जरूरत पड़ती है, और अपने को करना चाहिए। क्या हमने किया एक बार फिर से देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने देखा जब पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जैसा कि आपको पता है ये राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी ये रिलेशन बना था, और एक्सपेरिमेंटली ये रिजल्ट हमें पता है आता है, तो हमने इसको ले लिया। कभी अगर ये पता करना हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके कॉलिगेटिव भी प्रूव कर सकते हो। अब एक्स बी जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एन बी की वैल्यू काफ़ी कम है एन ए से, तो हमने एन बी वाले केस को यहाँ निगलेक्ट कर लिया, तो हमारा ये रिलेशन बना। फिर इसको एक्सपांड कर दिया, मास अपॉन मोलर मास, लेकिन मास हमेशा ग्राम में रहेगा, और यहाँ पर मास अपॉन मोलर मास, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम सॉल्यूट के लिए, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम सॉल्वेंट के लिए, तो हमारा ये रिलेशन बन जाएगा। अब अगर किसी सोल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है, सॉल्यूट का मास गिवन है, सॉल्वेंट का मोलर मास या सॉल्वेंट का अगर नाम गिवन है तो भी मोलर मास मिल जाएगा। जैसे सॉल्वेंट का मास अगर वाटर है, सॉल्वेंट का नेम अगर वाटर दिया गया है तो वाटर का मोलर मास, बेंजीन है बेंजीन का मोलर मास, क्लोरोफॉर्म है क्लोरोफॉर्म का मोलर मास, जो भी आपको यानी अगर नेम दिया जाए तो भी हम मोलर मास की बात कर सकते हैं, और उसका मास ग्राम में। तो हम मोलर मास सॉल्यूट का फाइंड कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। तो इस बेसिस पर बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमने प्रूव किया, और इसके हेल्प से मोलर मास का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा ये हमने फार्मूला ड्रॉ किया। अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब हम सेकेंड लॉ, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर फोकस करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से करना, न्यूमेरिकल्स भी करना, क्योंकि न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने लिए हैं। अब हम इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बड़े काम की प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस पर भी न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, और आप लोगों को इसको अच्छे से करने की ज़रूरत है। सभी लोग खूब मेहनत से इसको करना। सेकंड नंबर पर हम आते हैं, यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये देखा जाए हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट होती क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है क्या। इधर देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, मानो हमारा कोई ये सॉल्यूशन है, सरफेस पर हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल हैं। अगर ये सॉल्वेंट अगर हम लेके चलें स्पेशली, तो सॉल्वेंट आपको पता होना चाहिए। देखिए बॉइलिंग पॉइंट को अब तक हम लोग क्या डिफाइन करते आ रहे हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर के बेसिस पर हमारा डिस्कशन सबसे ज़्यादा लॉजिकल होगा और 100% राइट होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने से चेंज होता है।
तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर जितना है और नीचे से लिक्विड जो वेपर क्रिएट करे उनका प्रेशर जितना है, दोनों जब सेम हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा लिक्विड बॉइलिंग यानी लिक्विड हमारा बॉयल करना स्टार्ट करेगा। तो अगर आपसे आज यानी कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बता दो ना, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब जरा देखो यहाँ पर ऊपर से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करा, ज़्यादातर 1 atm की वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं या 1.013 बार में ये वैल्यू लेकर के रहती है। सबको पता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर का प्रेशर यही रहता है। नीचे से वेपर क्रिएट होंगी, अगर आपने सोल्यूशन को हीट करना शुरू कर दिया नीचे से देखिए वेपर क्रिएट होंगी, और जब वेपर क्रिएट होंगी तो धीरे धीरे वेपर, चूँकि आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वेपर का अमाउंट बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि नीचे से इतनी वेपर क्रिएट हो जाएंगी कि ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर नीचे से वेपर का प्रेशर दोनों सेम हो जाएगा और हमारा सॉल्वेंट बॉयल करना शुरू कर देगा, हमारा सॉल्वेंट बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जरा इसी केस में हम फिर वही सेम केस लेते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला करके सॉल्यूशन बना देते हैं। अब जरा ध्यान देना इस पॉइंट को। हमारा ये सॉल्यूशन बन गया। अब सरफेस पर क्या होगा कि सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट पार्टिकल भी आ जाएंगे और सॉल्यूट की टेंडेंसी वेपर में कन्वर्ट होने की तो है नहीं, जीरो है, ना के बराबर है। अब आप इसको हीट करना शुरू करोगे, सरफेस पर क्या होगा देखिए, वेपर बनेंगी, लेकिन जितनी वेपर हमारे सॉल्वेंट की थी उससे वेपर यहाँ पर कम हो जाएंगी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल वेपर में चेंज होंगे नहीं और सॉल्वेंट का नंबर सरफेस पे डिक्रीज कर गया और इवेपोरेशन या वेपराइजेशन सरफेस फिनोमेना है। अब क्या होगा, अब अपने को ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो चेंज हुआ नहीं, वो जो पहले था अभी भी वही है, तो हमें और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के इतनी वेपर क्रिएट होंगी कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल आ जाएंगी। मतलब क्या हुआ कि अगर हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज करने का इम्पैक्ट ये होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। इसी को हम नाम देते हैं एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होने से है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स जो हमारे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और उसमें अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया गया तो उसके बाद जो सोल्यूशन बना है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पर सोल्यूशन बॉयल करेगा। वो जो डिफरेंस क्रिएट होगा वही डिफरेंस क्या है, एलिवेशन है, कितना इंक्रीज हुआ है। थोड़ा सा एक ग्राफ के थ्रू समझा जाए, बड़ा सिंपल सा केस है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। इस पॉइंट पर देखिए हम टेम्परेचर को मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए जीरो टेम्परेचर, यहाँ पर हम वेपर प्रेशर को ले लेते हैं इस पॉइंट पर, और यहाँ पर देखा जाए हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको सबको पता है कि 1 atm या 1.013 बार इसकी वैल्यू आएगी। अगर हमारे सॉल्वेंट का मान लीजिए कि ये हमारा वेपर प्रेशर है, क्योंकि सॉल्वेंट का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट को हम कंसिडर कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर उसका होगा ही होगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में वेपर बनेंगी और धीरे धीरे देखा जाए ये ग्राफ जो हमारा ये लाइन है देखो ऐसे इंक्रीज होते होते यहाँ कहीं जा करके मिलेगी। अब जो हमारे सामने टेम्परेचर देखा जाए ये TB है या इसको T0 भी हम ले सकते हैं, ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है, ये सॉल्वेंट के, ये सॉल्वेंट का देखा जाए हमारा इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट ये था रूम, सॉरी इनिशियल इसका वेपर प्रेशर इतना था, रूम इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर पहले से इतना था, और आपने इसको टेम्परेचर को देखा जाए टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, ज़्यादा वेपर क्रिएट हुई, वेपर प्रेशर बढ़ता चला गया, लेकिन जब ये वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तभी जाकर के बॉइलिंग होगी। तो वो देखा जाए सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। अब हमारे सामने देखा जाए T0B है, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट हमारा बॉयल करने लगेगा। लेकिन अब इसी केस में देखा जाए इसी सोल्यूशन में, इसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें। अब जैसे ही सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब मान लो वेपर प्रेशर डाउन हो गया, कम हो गया। अब आप इसके सोल्यूशन को टेम्परेचर देना शुरू करिए, इसको बॉयल कराना है, तो आपको पता है कि अब चूंकि वेपर प्रेशर कम हुआ है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सिचुएशन कहीं देखा जाए यहाँ पर जाकर के इस पॉइंट पर देखा जाए
यहाँ पर कहीं कहीं ये बॉयल करेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अब ये हमारे सोल्यूशन का देखा जाए सिचुएशन बन गई। मतलब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो ज़्यादा टेम्परेचर पर ये बॉयल करेगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर जा करके वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम हो पाएगा। और ज़्यादा इसके अंदर सॉल्यूट डाल दीजिए और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉइलिंग होगी। अगर हम चाहें तो इसमें एक लाइन और बना सकते हैं, लेकिन अपना काम 2 लाइन से सिंपली क्लियर हो जाएगा और अपने को इतने तक की जरूरत है। अब बीच में देखा जाए जो गैप क्रिएट हो रहा है, यही देखा जाए, यही हमारा गैप जो है डेल्टा ये टीबी है। और डेल्टा टीबी का मतलब आप यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का ज़्यादा है तो हमें डिफरेंस चाहिए। इस केस में डेल्टा टीबी जो हमारे सामने स्पेशली आएगा, देखा जाए यहाँ पर टीबी माइनस यहाँ पर देखा जाए टी नॉट बी, ये हमारा रिलेशन स्पेशली यहाँ पर देखो क्रिएट होगा। टीबी माइनस टी नॉट बी यहाँ पर हमारा ये बनेगा। ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। फिर एक बार समझिए जरा इस ग्राफ को, बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, इजी गोइंग आपके समझ में आ जाना चाहिए। इस पॉइंट पर हमने वेपर प्रेशर लिया है, यहाँ मैंने टेम्परेचर ले रखा है। अब हमारा देखा जाए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में इतना है, हमने टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू किया, और वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल पहुंचेगा तो उस कंडीशन में हमारा सॉल्वेंट बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब यहाँ पर देखा जाए टी नॉट बी ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। हमने सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब ये सोल्यूशन कहीं कहीं दिखा जाए इससे हाई टेम्परेचर पर जाकर के बॉयल करेगा, तो बीच का जो डिफरेंस है यही डिफरेंस देखा जाए स्पेशली यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, ये सिचुएशन हमारे सामने बनेगी। अब आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा इसको और आगे हमें ये प्रूफ करना है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और साथ में मोलर मास निकालने के लिए हमें इस पर और फोकस करने की जरूरत है। तो अब मैं इसके आगे चलता हूँ, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है इजी गोइंग जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। देखिए जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम। यहाँ पर एम जो है मोलेलिटी है, ध्यान रखना मोलेलिटी है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलेलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल का मतलब मोल एक नंबर है, किससे रिलेट करते हैं, अवोगाड्रो नंबर से रिलेट करते हैं। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, यहाँ पर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो एम स्मॉल एम, ये मोलेलिटी को शो कर रहा है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम के बी इंटू एम लगा देंगे। ये के बी जो है ध्यान रखना, क्योंकि हमने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के रिस्पेक्ट में लगा रखा, इसलिए मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। Kb इज इक्वल टू कांस्टेंट है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको हम सिंपली जो है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी ले सकते हैं। एलिवेशन वर्ड लगाते हैं तो और अच्छा, क्योंकि एलिवेशन के रिस्पेक्ट में लिया गया है। या इसी को इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट का हम इसको नाम दे सकते हैं। यानी अगर आपसे इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट पूछा जाए तो भी यही है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या आपके सामने मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट पूछा जाए, क्योंकि ये भी आपको पता है कि ये दोनों वैल्यू सेम है। केबी से हम इसको डिनोट करेंगे। अगर कभी केबी को डिफाइन करना हो तो यहाँ पर देखा जाए इफ एम इज इक्वल टू 1, मोलरिटी को अगर 1 मान लिया जाए तो उस केस में डेल्टा जो हमारे पास टीबी आएगा ये देखा जाए केबी के इक्वल आ जाएगा। मतलब क्या रहा कि फॉर 1 मोलर सोल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज इक्वल टू मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। कभी 1 मास क्वेश्चन आता है केबी को डिफाइन करने के लिए या इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। इसी तरह से आप मोलरिटी को 1 मान लीजिए, और मोलरिटी को जब 1 मान लेंगे तो डेल्टा टीबी
Kb के इक्वल आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि फॉर 1 मोलर सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या जो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में वैल्यू आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को हम वीडियोस्कोपिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है, तो कभी ऐसा कुछ आ जाए तो आप इस तरह से इसको क्लियर कर लेना। अब हम थोड़ा मोलर मास की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा इसका ध्यान रखिए। मोलर मास की तरफ हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर मोलर मास का हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे, मोलर मास को डिफाइन करेंगे। और जरा उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा केस है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास एब्सोल्यूट बाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जरा इसकी बात करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास एब्सोल्यूट बाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बड़ा सिंपल सा केस है। अभी हम लोगों ने क्या लिया था कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, और एम देखा जाए मोलरिटी है। अब मोलरिटी के लिए देखा जाए मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर हम मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने m ले रखा है, m के प्लेस पर ये वैल्यू पूरी हम पुट कर सकते हैं। कैसे? मोलरिटी क्या होती है? मास इन ग्राम एब्सोल्यूट अपॉन मोलर मास एब्सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर लेके चलते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 1000 बन जाता है। तो सीधे सीधे इस m की वैल्यू पूरी यहाँ ला करके हम पुट कर देंगे। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, और इस m के प्लेस पर देखा जाए हमारे सामने डब्ल्यू बी 1000 और एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारा देखो एक रिलेशन बन करके तैयार हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है बड़ा सिंपल सा केस है आपके सामने। डेल्टा टी बी ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखना। जो डेल्टा और के बी मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है या वीडियोस्कोपिक कांस्टेंट है। डब्ल्यू बी मास एब्सोल्यूट इन ग्राम है, 1000 फिक्स है। एम बी मोलर मास एब्सोल्यूट है, और डब्ल्यू ए मोलर यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये वैल्यू है। अगर एम बी हमें निकालना पड़ेगा, मोलर मास एब्सोल्यूट अगर निकालना पड़ेगा, तो हमारे सामने रिलेशन में थोड़ा सा ये देखिए ये रिलेशन बन जाएगा। ऊपर का केस तो हमारा वही रहेगा, एम बी के प्लेस पर डेल्टा टी बी आ जाएगा, डेल्टा टी बी और डब्ल्यू ए। ये ध्यान रखना, आपको ये रिलेशन पता होने चाहिए। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास एब्सोल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तरीके से ये बड़े आसानी से हम आराम से मोलर मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी जो हम लोगों ने डेल्टा टी बी लिया था, ये आपने देखा था क्या था? टी बी माइनस टी नॉट बी, ये था। तो हमारा जो कैलकुलेशन है ये तो देखो डेल्टा टी बी का रिजल्ट देगा। अगर कभी बाई चांस हमारे सामने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ लिया जाए, ये देखो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। अगर कभी न्यूमेरिकल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा गया है तो यहाँ पर तो दोनों का डिफरेंस निकलेगा कैलकुलेशन से। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, डेल्टा टी बी की वैल्यू यहाँ पर देखो निकल के आएगी, लेकिन अपने को यहाँ पर अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन चाहिए तो उस केस में पता है कि ये डेल्टा टी बी इधर देखो हमारे सामने आ जाएगा। तो जो टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी प्लस यहाँ पर टी नॉट बी, ये रिलेशन हमारे सामने बन जाएगा। तो जो कुछ भी अगर पूछा जाए, जैसे भी इसमें क्वेश्चंस आए, जो भी यहाँ पर कंसीडर करना हो, आपको उसको इस बेसिस पर देखो इस तरह से लेकर के चलना है। ये तो हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास एब्सोल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए और ये अच्छे से आना चाहिए। अब हम इसके थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे। थर्ड पॉइंट जो हमारा यहाँ पर लिया गया है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ थोड़ा मूव किया जाए। ये थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखी हैं। अब थर्ड नंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग इसके आगे कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझना, ये भी बिल्कुल इजी टॉपिक है। थर्ड प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जरा हम लोग इसकी बात कर लें। यहाँ पर देखा जाए फ्रीजिंग पॉइंट, देखो यहाँ पर
फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, पहले हम लोग ये देखें, फिर हम लोग इसके डिप्रेशन की बात कर सकते हैं। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब सिंपली क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। मतलब क्या रहा, ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल आएगा, या लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आएगा। तो आप लोगों को इस चीज़ को थोड़ा ध्यान समझना है, ये सिचुएशन है क्या, ध्यान दीजिएगा इस पर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ हमें बढ़ना है। यहाँ पर हम जो समझाना चाह रहे हैं, अगर मान लिया जाए, जैसे देखा जाए, हम यहाँ पर ये हमारा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, सरफेस पर टोटल नंबर देखा जाए केवल और सॉल्वेंट का है। यहाँ पर वेपर तो इसकी बनेगी, वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, सब कुछ होगा। अब इस सॉल्वेंट को अगर हमें फ्रीज करना है तो पता है इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी क्रिएट होगी कि जिस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर हमारे सोल्यूट यानी सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। मतलब इसी सॉल्वेंट को लिक्विड के बजाय सॉलिड में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो जो सॉलिड का वेपर प्रेशर आएगा और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर आएगा, वो दोनों जिस कंडीशन में सेम आएंगे, वही टेम्परेचर हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। आपको ये ध्यान रखना है। जब इस केस में अगर हम इसी में नॉन वोलेटाइल अगर इसके अंदर सॉल्यूट मिला देते हैं तो ये हमारा देखो सोल्यूशन बन जाता है इस वाले केस में। अब हमारे क्या होगा, सिचुएशन आपके सामने दिख रही है कि सरफेस पर यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल देखें, यहाँ पर स्पेशली आ जाएंगे। अब जब आप सोल्यूशन को फ्रीज कराओगे, जब इसका टेम्परेचर देखो डिक्रीज करोगे, अब कंडीशन क्या आएगी कि और लोअर टेम्परेचर पर जाकर हमारा सॉलिड और लिक्विड एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सॉल्वेंट को फ्रीज कराएंगे तो जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट फ्रीज होगा और सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल करके अगर हम सोल्यूशन बना देंगे, यहाँ पर देखा जाए अगर इसको सोल्यूशन बना देंगे तो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर जाएगा। तो वही जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसी डिफरेंस को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये, आप इसको कई तरह से डिस्कस कर सकते हो। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। एक तो ये दे सकते हो। दूसरा क्या है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, या बोथ को एग्जिस्ट, दोनों एक साथ अगर एग्जिस्ट कर सकते हैं तो वो टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। अब जरा इसको ग्राफ के थ्रू समझ लिया जाए, अपना काम इजी गोइंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा, उसी तरह जैसे हमने एलिवेशन वाला केस लिया था, यहाँ पर देखिए हम टेम्परेचर को लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हम वेपर प्रेशर को लेके चल रहे हैं। ये जो हमारे सामने सिचुएशन है देखा जाए, ये फ्रोजन लाइन है, फ्रोजन सॉल्वेंट की लाइन है। इधर सॉलिड है, इधर हमारा लिक्विड है, ये देखा जाए, और ये हमारे सॉल्वेंट का देखा जाए वेपर प्रेशर है। हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे क्योंकि हमें फ्रीज करना है। टेम्परेचर कम करेंगे, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। देखिए टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, और जब आकर के ये इस लाइन को टच करेगा, अब यहाँ पर देखा जाए सॉलिड लिक्विड दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। यही जो हमारे सामने टेम्परेचर है, स्पेशली देखा जाए, यही देखा जाए T0F है, मतलब हमारे सॉल्वेंट का, ध्यान रखना ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। फिर एक बार समझिए, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में है, हमने टेम्परेचर को कम करना शुरू किया, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होते होते जब ये इस फ्रोजन लाइन को टच करेगा, मतलब सॉलिड लिक्विड दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर लिक्विड, तो ये सिचुएशन देखा जाए हमारे पास ये फ्रीजिंग पॉइंट है। अब हम इसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे, सोल्यूशन बना देंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा है। आज जो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा, अब इसको फ्रीज कराना है, फिर इसका टेम्परेचर डिक्रीज करो, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, और अब जाकर के देखा जाए यहाँ पर आकर के जैसे ही टच करेगा, इधर सॉलिड इधर लिक्विड, ये फ्रोजन लाइन देखो हमें मिल गई। तो अब ये जो सिचुएशन हमारे सामने देखो ये क्रिएट हुई है, ये वाली कंडीशन, इसको हम TF का नाम दे देंगे। तो अब ये हमारे देखा जाए सोल्यूशन का, ये हमारे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। देखो कितना सिंपल सा बीच में गैप, और बीच में जो तुम्हारे सामने देखा जाए, जो आपके बीच में गैप देखो क्रिएट हो रहा है, यही हमारा डेल्टा TF है।
और डेल्टा टी एफ निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, देखो टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये टी नॉट एफ सॉल्वेंट का वेपर, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और टी एफ हमारे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब बीच का जो डिफरेंस है ये देखा जाए, यही डिफरेंस हमारा टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि देखो सॉल्वेंट से लोअर वैल्यू हमारे सोल्यूशन की आई है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसका देखो नॉर्मल लाइफ में बहुत एप्लीकेशन भी है। आपको पता है कि जहाँ पर आइस, जैसे जम्मू कश्मीर एरिया है या ऐसे जो कह सकते कंट्री हैं जहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा NaCl का यूज़ रोड को क्लीन करने में होता है। उस पर NaCl स्प्रे कर देते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने से या फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होने से वो मेल्ट होकर के अलग हो जाता है, रोड क्लीन हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा काम देखा जाए हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। ये इससे कुल्फी बनाने वाले भी देखा जाए इसी टाइप की एक्टिविटी करते हैं, अपने आइस में नमक डाल देते हैं तो उनकी आइस का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, वो तो बन जाता है लिक्विड, लेकिन लोअर टेम्परेचर का लिक्विड बनता है, तो आइस बनने की प्रोसेस फास्टर हो जाती है, जो कि वो बना के बेचते रहते हैं। ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं, हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जरा हम इसके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा केस है, आप लोगों को ध्यान से इसको समझना है या इसको देखा जाए। एक्सपेरिमेंटली देखो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन आएगी। एक्सपेरिमेंटली इसमें देखा जाए ये जो डेल्टा टी एफ है ये देखा जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास आ जाएगी एम। एम मतलब वही मोलैलिटी, ध्यान रखना ये मोलैलिटी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर के एफ इंटू एम लगा देंगे। यहाँ पर के एफ जो है ये देखा जाए मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है। देखो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को हम क्रायोस्कोपिक का नाम देते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का नाम हम लोग इसको दे देते हैं। अगर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाए या मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाए, वही सेम कंडीशन। के एफ देखो मोलैलिटी है तो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और कांस्टेंट तो है ही, और इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का भी नाम देते हैं। अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो फिर वही सेम कंडीशन, इफ एम इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। ये हमारा देखा जाए एक सिंपल सा रिलेशन बन जाएगा। फॉर 1 मोलल सोल्यूशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। दूसरी बात, चूंकि हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है, और मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल, ध्यान रखना प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या है कि मोल मीन्स नंबर है, एवोगैड्रो नंबर से रिलेट कर सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी नंबर पर डिपेंड करती है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन किया जाए कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो बड़े आसानी से आप इसको समझा सकते हो, ऐसे आप रिलेट करके कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम मीन्स मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ मोल मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जरा इसके मोलर मास की बात कर लेते हैं और अपना ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक इसमें और बचा हुआ है अपना। यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास absolute by depression in freezing point। जरा इसकी बात कर लेते हैं। सेम वही बड़ा सिंपल सा केस है। अभी हम लोगों ने डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और एम आपको पता है मोलैलिटी है। मोलैलिटी के लिए हम लोग मास एब्सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास एब्सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये रिलेशन बना लेते हैं और एम के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू ला के पुट कर देते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू देखिए के एफ इंटू डब्ल्यू बी 1000 एम बी
इंटू WA। ये हमारा एक रिलेशन बन करके प्रिपेयर हो जाता है। इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बड़े सिंपल न्यूमेरिकल बनते हैं, ज़्यादातर वैल्यूज गिवन होती है हमारे सामने। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बीच की बॉइलिंग पॉइंट का फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है। KF ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है या मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है। ये हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। WB जो है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम है, 1000 फिक्स है। MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट है और WA मोलर यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है। अब यहाँ पर अगर हमें MP निकालना होता है तो MP इक्वल टू देखो फिर वही सेम केस जो हमारे पास एलिवेशन वाले केस में लिया था हमने। यहाँ पर देखा जाए डेल्टा TF आ जाएगा और इंटू WA तो हमारा पहले से है, ये हमारा रिलेशन बन जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है, मोलर मास निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगा लो और डेल्टा TF निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने क्या लिया था, डेल्टा TF इज इक्वल टू, आपको सबको पता है T0F माइनस TF, ये था, ध्यान रखना आप लोग। इस वाले केस में हम लोगों ने क्या लिया था, ये डेल्टा TF, यहाँ पर T0F सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये हमारे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आपको पता है कि अगर हमें इस वाले केस में अगर हमें बाई चांस यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा इस केस में देखा जाए, तो यहाँ पर देखो या तो इस केस में क्या कंडीशन आएगी कि जो हमारे सामने वैल्यूज हैं ये देखा जाए, इसको यहाँ ले आओगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी। क्या सिचुएशन दिख रही है, यहाँ पर माइनस है तो हमारे पास जो TF इज इक्वल टू, देखो ये माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो T0F माइनस डेल्टा TF। तो ये ध्यान में रखना है, कभी कभी बच्चे यही गलती कर देते हैं। ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है देखा जाता है, यहाँ पर जितना डाउन हुआ है ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, सोल्यूशन का है। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, सोल्यूशन का कम आएगा, हमें पहले से पता है, इसीलिए डिप्रेशन हुआ है यहाँ पर। तो अगर हमें यहाँ पर देखो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अगर निकालना पड़ेगा तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखो हमारे सामने क्या निकल के आएगा, ये TF T0F मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था और कितना डिफरेंस देखो आया है, वो वैल्यू माइनस कर देंगे तो सोल्यूशन का देखो फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल में अगर इन सब छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो अपना न्यूमेरिकल 100% राइट होगा, बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा, पूरी तरह से राइट होगा। अब आप लोग इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो है निपटाइएगा, करिएगा, इजी कॉन्सेप्ट है। 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हुई है। अब एक लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर बच रही है, वो अगले वीडियो में कवर होगा और आप लोग इसको अच्छे से समझना, करना, पढ़ना। वीडियो कई बार देखिए, पूरे वीडियो देखिए। आप लोग आधे आधे वीडियो देखते हो या कम टाइम उसमें एक्सपेंड करते हो, कंप्लीट वीडियो देखिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए। और अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केस बच रहा है या जो रिमेनिंग टॉपिक हमारे सोल्यूशन के बच रहे हैं वो अगली वीडियो में कवर होंगे। थैंक यू।